नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमने अगले वीडियो में 4 तरीकों से समझा कि हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी कैसे बीत सकते हैं। अब हम आगे की कहानी बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी सके, पूरी मन से। चिंतनशील मनोदशा, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, जिस पर दिन में कम से कम आधा घंटा देना चाहिए। पियानो के स्कूल को समझने की तरह ही एक शुरुआत है। अपने जटिल शरीर के सबसे मनपाने सदस्य पर सिद्ध प्राप्त कर लेने के बाद स्वाभाविक है कि अब उससे काम लेने का समय आ गया है। याज्ञाकारी मन रखना बेकार है। अगर कोई उसके याज्ञाकारी होने का लाभ अधिक से अधिक न उठा सके, इस विषय पर लंबे समय तक प्राथमिक पाठ्यक्रम के अध्ययन का सुझाव दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं किया गया है। सभी उम्र के समझदार लोग इस पर सहमत है। यह न तो साहित्य है, न ही कला है, न इतिहास है, न ही कोई विज्ञान। ये स्वयं अपना अध्ययन है। इंसान, तुम खुद को जानो। इन शब्दों का इस्तेमाल इतनी बार किया गया है कि खुद मुझे ही उन्हें लिखने में शर्म आ रही है। फिर भी लिखना पड़ा है क्योंकि उन्हें लिखना जरूरी है। शर्मसार होकर मैं अपनी शर्म को वापस लेता हूँ। एक ऐसी बात है जिससे सभी परिचित है, जिसके महत्व को सभी स्वीकार करते हैं और जिसका व्यवहार केवल सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग ही करते हैं। मैं नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों होता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि नेक इरादे वाले सामान्य इंसान के जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वह है चिंतनशील मनोदशा की। हम चिंतन नहीं करते। मेरा मतलब है कि जो वास्तव में जरूरी चीजें हैं उन पर हमें चिंतन नहीं करते। उन बातों पर जिनके कारण से हम खुश नहीं रह पाते, उस मुख्य दिशा पर जिसमें हम जा रहे हैं, इस पर भी जीवन से हमें क्या मिल रहा है, उस सोच पर, या सोचते ही नहीं है जिसके कारण हम कई तरह के काम करते हैं और इस पर के हमारे सिद्धांतों एवं व्यवहार के बीच कोई संबंध है या नहीं। इसके बावजूद आप खुशी ढूंढ रहे हैं ना? आपको खुशी मिल गई? इस बात के आंसर नहीं है कि आपको खुशी मिली है। इस बात की आशंका ज्यादा है कि आपने मान लिया है कि खुशी हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन लोगों ने इसे हासिल किया है और इस बात को समझने के बाद हासिल किया है कि खुशी भौतिक या मानसिक सुख इकट्ठा करने से नहीं मिलती, बल्कि सोच समझ को विकसित करने तथा सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को व्यवस्थित करने से मिलती है। मुझे लगता है कि आप इनसे इनकार करने का जोखिम नहीं उठाएंगे और अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं, फिर भी अपने जीवन में अपनी सोच, अपने सिद्धांतों एवं व्यवहार को लेकर गहराई से किए गए विचार को लागू नहीं करते तथा इसके साथ ही यह भी मानते हैं कि उस चीज को हासिल करने के लिए आप उस एक काम को अक्सर नहीं करते जिसे करना जरूरी है। तो आप ही बताइए कि अब श्रम से गड़ जाने की बारी किसकी है, मेरी या आपकी? इस बात से मत डरिए कि मैं आप पर कुछ सिद्धांतों को थोपना चाहता हूँ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके सिद्धांत क्या है। हो सकता है कि आपके सिद्धांत आपको ये यकीन दिलाते हो कि चोरी करना बिल्कुल सही काम है,
इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी जिसमें सिद्धांतों एवं व्यवहार के बीच कोई मेल न हो, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और सिद्धांतों के साथ व्यवहार का मेल केवल हर दिन सोच विचार करने, चिंतन करने तथा संकल्प लेने से ही हो सकता है। चोर हमेशा इस वजह से दुखी रहता है कि क्योंकि उनके सिद्धांत चोरी के खिलाफ होते हैं। अगर सही मायनों में उन्हें लगता है कि चोरी करना बहुत अच्छा काम है, तो वर्षों की कठोर कैद भी वे खुशी खुशी काटते सारे सहित इस वजह से खुश रहते हैं क्योंकि उनके व्यवहार और सिद्धांतों में सहमति होती है। जहाँ तक सोच विचार की बात है, जिस पर व्यक्ति चलता है और जो सिद्धांत बनाने से भी जुड़ा होता है, तो इसकी भूमिका हम जितना सोचते हैं उसके मुकाबले हमारे जीवन में काफी छोटी होती है। हमें समझदार होना चाहिए, लेकिन हम समझदार होने से कहीं ज्यादा बिना सोच समझे ही काम करते हैं और हम जितना कम सोचेंगे उतना ही कम समझदार होंगे। अगली बार जब आप वेटर पर अपनी डिश ज्यादा पक जाने की वजह से गुस्सा करें, तो अपनी सोच समझ से अपने मन के खास कमरे में आने को कहिएगा और फिर उससे बात कीजिएगा। वह आपसे यही कहेगी कि वेटर ने डिश नहीं पकाई है तथा उसका डिश को पकाने में कोई रोल नहीं था, और अगर उसकी ही गलती थी तो नाराज होकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप बस अपना मान सम्मान खो देंगे, समझदार लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखेंगे और वेटर का मन तो शुद्ध कर देंगे, लेकिन इससे डिश अच्छी नहीं हो जाएगी। समझदारी से इस बातचीत का नतीजा, जिसके बदले वो आपसे पैसे नहीं लेती, ये निकलेगा कि अगर एक बार और डिश ज्यादा पक गई, तब भी आप वेटर से इंसान की तरह ही पेश आएंगे, किसी दयालु व्यक्ति की तरह शांत रहेगा और विनम्रता से कहेगा कि डिश की दूसरी प्लेट ले आइए। इससे आपको सही और ठोस फायदा होगा। सिद्धांत के बनेना या उनमें होने वाले बदलाव के साथ ही उन्हें व्यवहार में लाने में छपी हुई पुस्तकों 6 पेज में 1 और उससे ऊपर की कीमत से काफी मदद मिल सकती है। अपने पिछले अध्याय में मैंने मार्क्स ऑरेलियन एवं एक्टिविस्ट का जिक्र किया था। कुछ और भी जानी मानी रचनाएं दिमाग में आ सकती है। मैं पास्कल, ला ब्रुएर और एमर्सन का नाम ले सकता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, तो जब भी मैं सफर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मार्क्स ऑरेलियन मेरे साथ होते हैं। हाँ, पुस्तकें मूल्यवान होती है, लेकिन पुस्तकें पढ़ने की बजाय हर दिन अपने ऊपर नजर डालते हुए हो सकता है आप देखकर घबरा जाए। ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि आपने हाल ही में क्या किया और क्या करने वाले हैं। इस जरूरी काम को कब पूरा करना चाहिए? मुझे लगता है कि शाम को घर लौटते समय, जब आप अकेले होते हैं, तब इसके लिए सही समय होगा। चिंतन की इस मनोदशा से स्वाभाविक रूप से आपको एहसास होगा कि आपने उस दिन की जिंदगी की जी लिया है। बेशक एक आसान और बेहद जरूरी काम के बजाय आपको अखबार पढ़ना पसंद है, जिसे आप डिनर का इंतजार करते हुए भी पढ़ सकते हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन दिन में किसी न किसी समय आपको इस पर विचार करना चाहिए। अब मैं शाम के समय पर आता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हुए कि अब अपनी 24 घंटे की जिंदगी हम कैसे बिता सकते हैं, तो चलो 9वां तरीका देखें, कला में अभिरुचि। कई लोग अपनी शाम नियमित रूप से बिना कुछ किए ही बैठे बैठे ये सोचकर गुजार देते हैं कि साहित्य पढ़ने के सिवाय इस निष्क्रियता का कोई विकल्प ही नहीं है, और साहित्य पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी भारी चूक है। बेशक छुपी हुई पुस्तका के बिना किसी भी चीज का अध्ययन सही तरीके से कर पाना असंभव है, लेकिन ब्रिज का खेल हो या नाव चलाना, अगर आप उन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो साहित्य में आपकी रुचि न होने पर भी आप ब्रिज या नाव चलाने पर लिखी गई
सबसे अच्छी पुस्तकों पढ़ने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस कारण हमें साहित्य और उन पुस्तकों के बीच अंतर का समझना होगा जो केवल साहित्य के विषय पर नहीं होती। साहित्य पर चर्चा में बाद में करूंगा। अब मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ जिन्होंने कभी मेरिडिस को नहीं पढ़ा और जिन पर इस चर्चा को कोई असर नहीं होता कि मिस्टर स्टीफन फ्लिप्स सच्चे कवि है या नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। साहित्य से प्रेम न होना कोई अपराध नहीं है, ये मूर्खता की निशानी नहीं है। साहित्य के अधिकारी उस बेचारे को तुरंत दंड सुना देंगे जिसे मान ले कि टेनिसन पर वर्ड्सवर्थ के प्रभाव की कोई जानकारी न हो, लेकिन ये मात्र उनके भीतर दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है। आप सोचिए, अगर उनसे कहा जाए कि वे बताए कि शिकोस्की को पैथेटिक सिम्फनी की रचना के प्रेरणा कैसे मिली, तो उनकी हालत क्या होगी। साहित्य के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक विषय हैं जिनका अध्ययन करने वालों को काफी लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, जो कि अभी अभी मैंने आज के इंग्लैंड के सबसे शानदार और लोकप्रिय संगीत का जिक्र किया है। मुझे याद है कि अगस्त में प्रोमिनेंट कॉन्सर्ट शुरू होता है। आप वहां जाते हैं, अपना सिगार या सिगरेट पीते हैं, और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि लोहग्रीन की शुरुआत में ही आप माचिस जलाते हैं और संगीत का आनंद लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप पियोना या वायोलिन, यहाँ तक कि बेंजो बजाना भी नहीं जानते और संगीत के विषय में तो कुछ जानते ही नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको संगीत का शौक है, ये इस बात को साबित हो जाता है कि संगीत संचालक इस उद्देश्य की हॉल आपके और आपके साथियों से भरा रहे। अंततः ऐसा कार्यक्रम पेश करता है जिसे खराब संगीत को पूरी तरह हटा दिया जाता है, जो पुराने कोर्ट गार्डन के दिनों से बदली हुई परिस्थिति है। भले ही आप पियानो पर मेडेस प्रेयर को बजा न सके, लेकिन इससे उस अक्षर के विभिन्न वाद्य कलाकारों से जुड़ी जानकारी हासिल करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, जिसे आप कुछ ही महीनों से हर हफ्ते शाम को 2 बार सुनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शायद ये लगता हो कि ऑर्केस्ट्रा अनेक वाद्य यंत्रों का एक समूह है, जिससे उन सभी का एक मिली जुली आवाज ऊंचे स्वर में निकलती है। आप उसकी गहराई में नहीं जाते क्योंकि आपने कभी उन्हें ध्यान से सुना ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वाद्य यंत्र सी माइनर सिम्फनी की शुरुआत में शानदार धुन बजाते हैं, तो आप उन्हें बता नहीं पाएंगे। फिर भी आपको सी माइनर सिम्फनी अच्छी लगती है, उसने आपको रोमांचित किया, वह आपको फिर से रोमांचित करेगी। आपने उस महिला से, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भावुक होकर उसके बारे में बात ही की होगी। आप सी माइनर सिम्फनी के बारे में इतना ही बता पाएंगे कि उसकी रचना बीथोवन ने की है और वह कमाल की चीज है। अब आपने अगर मिस्टर क्रेबिनेल की लिखी हाउ टू लिसन टू म्यूजिक को पढ़ा होगा, जिसे किसी भी पुस्तक विक्रेता से अल-हमरा से किसी स्टॉल की कीमत से कम दाम पर खरीदा जा सकता है, और जिससे में ऑर्केस्ट्रा के सभी वाद्यों की तस्वीर तथा उन्हें ऑर्केस्ट्रा में किस क्रम में रखा जाता है उसकी जानकारी है। तो आप अगली बार जब किसी प्रोमिनेंट कॉन्सर्ट में जाएंगे तो आपके भीतर उसे चकित कर देने वाली गहरी दिलचस्पी होगी। अजीब सी भीड़भाड़ में बजाया वो ऑर्केस्ट्रा आपको ऐसा लगेगा जैसे शानदार संतुलन वाली चीज है, जिसके विभिन्न समूह के सदस्यों का एक अलग और बेहद अहम रोल है। आप वाद्य यंत्र को भी पहचान लेंगे और सभी की आवाज को अलग अलग सुन पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि फ्रेंच पॉपू और इंग्लिश पॉपू की आवाज में क्या अंतर होता है, और ये जान लेंगे कि शहनाई जैसा वाद्य बजाने वाले को वायलिन बजाने वाले से अधिक पैसे क्यों मिलता है। भले ही वायलिन बजाना यही अधिक मुश्किल होता है, आप प्रोमिनेंट कॉन्सर्ट को जी रहे होंगे, जबकि उसके पहले आप मंत्र मुग्ध स्तब्धता की स्थिति में महज वैसे ही रहेंगे होते जैसे कोई बच्चा
चमकीली चीज को देखता रहता है। संगीत की सच्ची व व्यवस्थित समझ की नींव पड़ सकती है। आप अपनी जानकारी को किसी विशेष किस्म के संगीत जैसे सिम्फनी या किसी खास संगीतकार के विषय में बढ़ा सकते हैं। हर हफ्ते शाम को दिन थोड़ा थोड़ा समय देते हुए साल के अंत में 48 हफ्ते के बाद जब आप अपनी बढ़ती हुई जानकारी के अनुसार चुने गए कॉन्सेंट के कार्यक्रमों और उनमें शामिल होने के अनुभव को प्राप्त कर लेंगे, तब आप भी सही मायनों में संगीत के बारे में कुछ जान चुके हैं। भले ही आप अभी भी पियानो पर द मेडिस प्रेयर को बजा पाने से अब भी कोसों दूर हो, लेकिन मुझे संगीत से नफरत है आप कह देते हैं। महानुभाव, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जो बात संगीत पर लागू होती है वही अन्य कलाकारों पर भी लागू होती है। मैं शुरुआत के लिए मिस्टर क्लोरमोट विट द्वारा लिखित हाउ टू लुक एंड पिक्चर्स या मिस्टर रसेल स्टगी से हाउ टू जज आर्किटेक्चर को पढ़ने की सलाह दूंगा, ताकि आप अन्य कलाओं के विषय में अपनी जानकारी को बढ़ा सके, जिसके अध्ययन से जुड़ी सामग्रियों के लंदन में कमी नहीं है। मुझे सभी प्रकार की कलाओं से नफरत है। आप कहते हैं महानुभाव, मैं आपका और भी सम्मान करता हूँ। साहित्य की बात करने से पहले मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। हम आगे कहानी बढ़ाते हुए 10वां तरीका जानते हैं। जीवन में कुछ भी निरस नहीं है। कला कमाल की चीज है, लेकिन ये महानतम नहीं है। समझी जाने वाली सभी बातों में लगातार जारी रहने वाला कारण और परिणाम को समझना सबसे जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसे ब्रह्मांड के सतत विकास के रूप में समझा जा सकता है। यही नहीं, इसे उत्पत्ति के क्रम को समझना भी कह सकते हैं। किसी के भी दिमाग में जब ये सच्चाई अच्छी तरह बैठ जाती है कि कारण के बिना कुछ नहीं होता, तो उसकी समझ में न केवल बहुत बड़ी हो जाती है, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है। किसी की घड़ी की चोरी हो जाना इतना आसान नहीं है, पर जब हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि उस घड़ी को चुराने वाला अपने आनुवंशिक गुणों और माहौल की वजह से चोर बना होगा, जो अपने आप में दिलचस्प है तथा वैज्ञानिक रूप से उसे समझा जा सकता है। और फिर व्यक्ति दूसरी घड़ी खरीद लेता है, भले ही उसे ऐसा करते हुए खुशी नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें मन में कटुता पैदा ही न हो। कारण और परिणाम का अध्ययन करने पर व्यक्ति के मन में वह बुरी भावना निकल जाती है, जो ऐसे कई लोगों में दिखती है, जो हमेशा ही जीवन की उत्सुकता से हैरान परेशान रहते हैं। ऐसे लोग मनुष्य के बीच इस प्रकार रहते हैं जैसे वह मनुष्य के स्वभाव को जानते ही नहीं है और उनके तौर तरीकों से उन्हें एकदम अपरिचित लगते हैं, लेकिन परिपक्व हो जाने के बाद उन्हें अपने ऊपर शर्म आती है कि वो अनजाने देश से एक अपरिचित व्यक्ति थे। कारण और परिणाम का अध्ययन जहाँ जीवन के कष्ट को कम करता है, वही उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। जिस इंसान के लिए विकास मात्र एक शब्द है, वह सागर को भव्य एवं एक ही प्रकार के दृश्य के रूप में देखता है, जिसके लिए अगस्त में 3 शिलिंग के 3rd क्लास का टिकट काफी है। वह व्यक्ति जो विकास को कारण और परिणाम की निरंतरता को अच्छी तरह समझ चुका है, वह उस सागर में एक ऐसे तत्व को देखता है जो 2 दिन पहले भूविज्ञान के लिए वाष्प था, जो कल तक उबल रहा था और आने वाला कल में निश्चित रूप से बर्फ बन जाएगा। वह जानता है कि कोई तरल पदार्थ मात्र कुछ ऐसा होता है कि जो ठोस हो जाएगा और उसके मन में जीवन की अद्भुत परिवर्तनशील सुंदरता समा जाती है। इस बात की समझ को धीरे धीरे विकसित किए जाने की अधिक स्थायी संतुष्ट किसी भी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती। यही सभी प्रकार के विज्ञान का निचोड़ है। कारण और परिणाम को हर जगह देखा जा सकता है। लंदन के शेफर्ड बुश में किराया बढ़ गया। ये सुनकर तकलीफ भी हुई और सदमा भी लगा कि शेफर्ड बुश में किराया बढ़ गया, लेकिन हम सभी कुछ हद तक कारण और परिणाम को विज्ञान को समझने वाले छात्र हैं तथा लियोनेस रेस्ता से लंच करने वाले एक क्लर्क भी जानता है कि 2 और 2 4 होते हैं तथा ये भी जानता है कि
टू पेनी ट्यूब, किसी जमाने में चलने वाली ट्यूब ट्रेन के कारण शेफर्ड बुश में विंगवैम्स झोपड़ी नुमा खोली की मांग बढ़ गई है और विंगवैम्स की भी हिसाब मांग के चलते ही उनका किराया बढ़ गया है। सीधी सी बात है, आप नाक बहुत सिकोड़ कर कहते हैं। जब आपको 2 और 2 का जोड़ अच्छी तरह समझ आ जाएगा तब आपको भी पूरे जटिल ब्रह्मांड की गतिविधि इतनी ही सरल लगने लगेगी। और मेरे प्रिय महानुभाव, आप शायद संपत्ति के खरीद बिक्री करने वाले एजेंट के क्लर्क हैं तथा इस वजह से कला से नफरत करते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी अमर आत्मा का विकास हो और अपने काम में आपका मन नहीं लगता क्योंकि वह एकदम नीरस है। कुछ भी नीरस नहीं होता है। जीवन की पल पल बदलती खूबसूरती को किसी भी जमीन जायदाद की खरीद बिक्री करने वाला एजेंट के ऑफिस में बड़े आकर्षक तरीकों से दिखाया जाता है। अब एक चौंकाने वाली बात, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के एक ब्लॉक में अक्सर ट्रैफिक की समस्या रहती थी। उस ब्लॉक से बचने के लिए लोगों ने अंडरग्राउंड रास्ते एवं नालों से सफर करना शुरू कर दिया और इसके कारण शेफर्ड बुश में किराया बढ़ गया। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी खूबसूरती हुई। मान लीजिए इसी उत्साह के साथ आप हर शाम 1.5 घंटे लंदन में प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या इससे आपके बिजनेस में नया जोश पैदा नहीं होगा और इसमें आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? आपके सामने और भी मुश्किल प्रश्न आएगी और आप ये बता पाएंगे कि कारण एवं परिणाम के स्वाभाविक कारणों से लंदन की सबसे लंबी एवं सीधी सड़क 1.5 गज लंबी है, जबकि पेरिस की सबसे लंबी बिल्कुल सीधी सड़क मीलों लंबी है। मुझे लगता है कि आप इस बात को मानेंगे कि संपत्ति की खरीद बिक्री करने वाला एजेंट के मामले में मैंने ऐसा उदाहरण नहीं चुना जो विशेष रूप से मेरी थ्योरी का समर्थन करता है। आप एक बैंक क्लर्क हैं और आपने सांसें रोक देने वाला रोमांच जो एक वैज्ञानिक अध्ययन के पीछे छिपा है के विषय पर वाल्टर बेसहोट की पुस्तक लोम्बार्ड स्ट्रीट को नहीं पढ़ा होगा। अरे मेरे प्यारे सर, अगर आपने इसने पढ़ना शुरू किया होता तो हर शाम 90 मिनट का समय दिया होता तो अब तक आपका बिजनेस आपको कितना मजेदार लगने लगता तथा इंसान के स्वभाव को आप कितना अच्छी तरह समझने लग जाते। आपकी किस्मत में ही शहर लिखा है, लेकिन आपको घूमना और वन्य जीवन को देखना बहुत पसंद है, जो निश्चित रूप से ऐसा परिवर्तन है जो मन को विशाल बना सकता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि किसी रात चप्पलों में ही बटरफ्लाई नेट के साथ सबसे करीबी स्ट्रीट लाइट के पास सजाते हैं और वहां उड़ रहे कुछ आम एवं कुछ खास कीट पतंगों तथा अन्य वन्य जीवन को देखते हैं और जो जानकारी मिलती है उसे बढ़ाते हैं तथा उसे विशाल बना देते हैं, जिसके बाद आखिरी में आपको किसी चीज के बारे में कुछ तो जानकारी हो जाएगी। जीवन की पूरी तरह जीने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कला और साहित्य के प्रति समर्पित हो जाएं। रोजाना की आदतें और तस्वीरें ही उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए काफी है जिसे जिंदगी कहते हैं और इसमें मिलने वाली संतुष्टि से सब कुछ समझ आ जाता है। श्रीमान, मैंने आपसे वादा किया था कि कला एवं साहित्य से नफरत को लेकर आपकी समस्या दूर करूंगा और मैंने इसे दूर कर दिया। अब मैं उस व्यक्ति पर आता हूँ जो अक्सर खुश रहता है और जिसे वास्तव में पढ़ना पसंद है। हमारे दिन के 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों को हमें एक पल को हम कैसे खुशी से जी सकते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। गंभीर अध्ययन। उपन्यास गंभीर अध्ययन के दायरे से बाहर है, इसीलिए जो व्यक्ति अपने विकास पर तुला है और जो हफ्ते में 3 दिन अपने 90 मिनट चार्ल्स डिकेंस की लिखी सभी पुस्तकों पढ़ने में बिताना चाहता है, उसे अपनी योजना बदलने की सलाह दी जाती है। इसका कारण ये नहीं है कि उपन्यास गंभीर नहीं होते। दुनिया की कुछ शानदार साहित्यिक रचनाएं उपन्यास के रूप में ही है, फिर भी खराब उपन्यासों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और अच्छे उपन्यासों में पाठकों को दिमाग पर जरा भी जोर नहीं डालना पड़ता।
मेरिटिट के उपन्यास के केवल खराब हिस्सों ही मुश्किल है। एक अच्छा उपन्यास आपको उसी तरह तेजी से आगे ले जाता है जैसे किसी धारा में हल्की नौका बहती चली जाती है और आप उसके अंत तक दिल थामे पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग शायद तरोताजा ही रहता है। सबसे अच्छे उपन्यास को पढ़ने में सबसे कमजोर लगता है। जहाँ तक मन को विकसित करने की बात है तो इसके लिए उस पर दबाव को, किसी कठिनाई को, जिस काम को पूरा करने के लिए आप परेशान हैं, जबकि आपका दूसरा मन कहता है कि उससे बच निकला जाए। ऐसे तनाव को महसूस करना जरूरी है, जिसका सामना आप किसी उपन्यास को पढ़ते समय नहीं कर सकते। अन्ना केरेनिना पढ़ते समय आपको दांत पर दांत चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए, लेकिन उन 90 मिनट के दौरान नहीं। कल्पना से भरी कविता को पढ़ने में किसी उपन्यास की तुलना में मन पर कहीं अधिक जोर डालना पड़ता है। शायद साहित्य के किसी भी रूप की तुलना में इसे पढ़ने में सबसे अधिक तनाव पैदा होता है। इसे सबसे उच्च स्तर का आनंद भी मिलता है और सर्वस्व स्तर का ज्ञान भी प्राप्त होता है। एक शब्द में कहे तो ये अतुलनीय है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि अधिकांश लोग कविता नहीं पढ़ते। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कुछ बेहद शानदार लोगों से भी कहा जाए कि वे पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ें, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो उन्हें दोपहर में बोरी से बने कपड़े में घुटनों के बेल ट्राफलगर स्क्वायर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो वो इस कष्ट और लोगों के बीच अपना मजाक बनने के लिए विकल्प को चुन लेंगे। इसके बावजूद मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को हमेशा यही सलाह दूंगा कि उन्हें अन्य किसी की तुलना में कविता पढ़नी चाहिए। अगर आपके लिए कविता काला अक्षर भैंस बराबर है तो पहले सामान्य कविता के विषय पर हेज़लिट के लिखे प्रसिद्ध निबंध को पढ़ें। अंग्रेजी में कहे अपने तरह की सबसे अच्छी रचना है, और जिससे भी इसे पढ़ा है उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी कि कविता मध्ययुगीन यातना या कोई पागल हाथी। ये ऐसी बंदूक है जो अपने आप चल जाएगी और 40 कदम दूर खड़े व्यक्ति को मार देगी। बेशक जिस व्यक्ति ने हेज़लिट का निबंध पढ़ा है लेकिन किसी कविता को पढ़ने की उसे तुरंत इच्छा नहीं होती है और वह पहले भोजन करना चाहता है, तो उसकी मनोदशा को समझना मुश्किल है। लेकिन उस निबंध से आप प्रेरित हो जाते हैं तो मैं कहूँगा कि आप पहले विशुद्ध रूप से घटना का पूरा वर्णन करने वाली कविता को पढ़ें। एक बेहद शानदार अंग्रेजी उपन्यास है जिसे एक महिला ने लिखा है और जो इलियट या ब्रॉटेस, यहाँ तक कि जेन ऑस्टन की किसी भी उपन्यास से ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपने शायद उसे पढ़ा नहीं होगा। उस उपन्यास का नाम है ऑरोरा ले और उसकी लेखिका है ब्री ब्राउनिंग। उसे पठ के रूप में लिखा गया है और उसे सही मायनों में कुछ बहुत अच्छी कविताएं हैं। भले ही पढ़ते पढ़ते जान जाने लगे, लेकिन तय कर लीजिए कि आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ जाएंगे। भूल जाए कि वह बेहद शानदार कविता है। बस इसकी कहानी एवं सामाजिक विचारों के लिए ही इसे पढ़े जाए, और जब आप इसे पढ़ लो तो खुद से ईमानदारी से पूछिएगा कि क्या अब भी आप कविता से नफरत करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये माना है कि ऑरोरा ले को पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कविता से नफरत करना उनकी बड़ी भूल थी। बेशक अगर हेज़लिट को पढ़ने के बाद और उनके संदर्भ में किए गए किसी प्रयोग के बाद भी आप पूरी तरह संतुष्ट है कि आपके भीतर कुछ है जो कविता को पसंद नहीं करता, तो आप इतिहास या दर्शन शास्त्र को चुन सकते हैं। मुझे इसका दुख होगा, लेकिन इतना भी नहीं। द डिक्लाइन एंड कॉल की तुलना पैराडाइज लॉस्ट से नहीं की जा सकती है। फिर भी एक काफी अच्छी पुस्तक है और हर्बर्ट स्पेंसर की फर्स्ट प्रिंसिपल्स कविता के दावों की खिल्ली उड़ाती है तथा किसी भी प्रकार से उसे स्वीकार नहीं करती कि वह किसी इंसानी दिमाग की सबसे शानदार उपज है। मेरी सलाह है कि मानसिक तनाव में कोई भी नौसिखिया इनमें से किसी पुस्तक को न पढ़े,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 साल तक लगातार पढ़ने रहने के बाद कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस काबिल नहीं हो जाता कि वह इतिहास या दर्शन की सबसे कमाल की रचनाओं को पढ़ न सके। प्रसिद्ध रचनाओं को साथ सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि वे अद्भुत रूप से आसानी से समझ आ जाती है। शुरुआत करने के लिए मैं किसी खास पुस्तक की सलाह नहीं दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लाभ होगा। फिर भी मैं 2 सामान्य सुझाव देना चाहूंगा जिनका कुछ महत्व है। पहला, आपके प्रयासों की दिशा और उनके दायरों को निर्धारित करने से जुड़ा है। किसी सीमित अवधि, किसी सीमित विषय या एक ही लेखक को चुने। खुद से कहे कि मैं फ्रांस की क्रांति, रेलवे के उदय या जॉन कीट्स की रचनाओं के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करूंगा और इस समय के दौरान अपने आप को पहले से निर्धारित विकल्प तक की सीमित रखे। स्पेशलिस्ट होने की खुशी ही कुछ और होती है। दूसरा सुझाव ये है कि पढ़े और सोचे भी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ते हैं और बस पढ़ते हैं तथा इतना पढ़ते हैं कि उन्हें यही लाभ होता है कि वे भी ब्रेड व बटर को काट सकते हैं। उनके लिए पढ़ना वैसे ही है जैसे पैसे वाले शराब पीते हैं। वे साहित्य के इलाकों से मोटर गाड़ी पर सवार होकर तेजी से निकल जाते हैं। मानो उनका एकमात्र मकसद रफ्तार हासिल करना है। वे आपको बताएगी कि 1 साल में उन्हें कितने पुस्तकें पढ़ ली है। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर जब तक कम से कम 45 मिनट तक ध्यान से थका देने वाला चिंतन को नहीं देंगे, तब तक हर रात को आपको 90 मिनट बर्बाद होता रहेगा। ऐसा करते समय आपको रफ्तार धीमी रखनी होगी, लेकिन इसकी परवाह न करें। लक्ष्य को भूल जाए, केवल आसपास के इलाकों के विषय में सोचें और शायद कुछ समय बाद आप अचानक किसी पहाड़ पर खुद को इतना सुंदर शहर में पाएंगे जिसके विषय में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।